नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में कवर करूंगा माइस्क्ल के अंदर नॉर्मलाइजेशन एंड डीनॉर्मलाइजेशन के कंसेप्ट को। और इसके अंदर हम प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे कि नॉर्मलाइजेशन और डीनॉर्मलाइजेशन कैसे की जाती है और क्या इनके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हैं। लेकिन सबसे पहले थोड़ी सी थ्योरी से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद प्रैक्टिकल एग्जांपल्स पे चलेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं दोस्तों नॉर्मलाइजेशन एंड डीनॉर्मलाइजेशन के कंसेप्ट को। दोस्तों ये जो कंसेप्ट है ना नॉर्मलाइजेशन एंड डीनॉर्मलाइजेशन का, ये एप्लीकेबल है सारे डेटाबेस इंजन्स में। चाहे आप सीक्वल सर्वर ले लें, माई सीक्वल ले लें, पोस्टग्रेस ले लें, ओरेकल ले लें, हर एक के अंदर आप इस कंसेप्ट को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। तो अब यानी कि ये डेटाबेस एग्नोस्टिक है, इसको फर्क नहीं पड़ता किस डेटाबेस पे अप्लाई कर रहे हैं। इस कंसेप्ट को अगर आप समझ गए, आप किसी भी डेटाबेस इंजन पे ऊपर इसको लगा सकते हैं। और ये टॉपिक एक मेरे स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट किया है, तो थैंक्स फॉर रिक्वेस्टिंग दिस टॉपिक। ये मेरी लिस्ट में नहीं था, बट मैंने इसको इंक्लूड किया बिकॉज इसकी एक रिक्वेस्ट आई थी। और हम सून मैं माई की सीरीज को ख़त्म करने जा रहा हूँ। तो अगर आपके पास कोई और टॉपिक है जो मैंने नहीं कवर किया और आप चाहते हैं कि मैं कवर करूँ, राइट, जब तक मैंने वीडियोस बनाए उनमें नहीं है वो टॉपिक, तो आप प्लीज़ कमेंट्स में लिखिएगा और मैं उसको कवर करूँगा। समझते हैं दोस्तों नॉर्मलाइजेशन क्या होती है। दोस्तों डेटाबेस जो है ना वो काम आता है डेटा को स्टोर करने में और उसको फास्ट रिट्रीव करने में। दो काम है कि मेरा डेटा अच्छे से सेव हो जाए, प्लस जो जब मैं चाहूँ उसको तो वो मैं उसको एक्सेस कर सकूं और आसानी से एक्सेस कर सकूं। ये है मेन पर्पस डेटाबेस का। नॉर्मलाइजेशन कंसेप्ट क्या कहता है कि हम इज द प्रोसेस ऑफ कीपिंग डेटा सो वी ऑप्टिमाइज स्टोरेज। सो नॉर्मलाइजेशन के कंसेप्ट के अंदर डिस्क की जो यूसेज है वो कम से कम रखी जाती है। अब इस तरीके से डेटा को रखते हैं कि डिस्क कम से कम लगे। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि डिस्क कम से कम लगे। इस को ध्यान में रख के नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस किया जाता है। और इसके अंदर डुप्लीकेट डेटा नहीं होता। हम ट्राई करते हैं कि डुप्लीकेसी कम से कम हो। अगर डुप्लीकेट डेटा कम होगा तो डिस्क स्पेस ज़्यादा होगी। अगर हम एक ही डेटा को बार बार रख रहे होंगे तो डिस्क स्पेस ज़्यादा लगेगी। अगर डुप्लीकेट नहीं होगा तो डिस्क स्पेस कम लगेगी। राइट, सो ये चीज़ को ध्यान रखना कि डिस्क को ऑप्टिमाइज करता है नॉर्मलाइजेशन और डुप्लीकेसी को कम करता है नॉर्मलाइजेशन। इसको प्रैक्टिकल एग्जांपल के थ्रू जब करेंगे तब अच्छे समझ आएगा, बट अभी के लिए कंसेप्ट को समझ के रखिएगा कि नॉर्मलाइजेशन डिस्क को ऑप्टिमाइज करता है, डुप्लीकेसी को कम करता है। इसी का ऑपोजिट कॉन्सेप्ट है डीनॉर्मलाइजेशन। डीनॉर्मलाइजेशन क्या करता है? इट इज द प्रोसेस ऑफ कीपिंग इंटेंशनली डुप्लीकेट डेटा। इसके अंदर आप डिस्क के लिए नहीं ऑप्टिमाइज कर रहे होते, आपको डिस्क से फर्क नहीं पड़ता, आप डेटा को डुप्लीकेट रखेंगे इसके अंदर। क्यों रखेंगे? ताकि आपका जो एंड गोल है, और एंड गोल क्या है? टू इम्प्रूव क्वेरी परफॉर्मेंस, उसको आप अचीव कर सकें। तो इसके अंदर क्वेरी परफॉर्मेंस पे ज्यादा ध्यान होता है, डिस्क पे कम होता है। नॉर्मलाइजेशन पे, डिस्क पे और डुप्लीकेसी पे ज्यादा ध्यान होता है। डुप्लीकेट कम हो, डिस्क पे कम लगे। और डीनॉर्मलाइजेशन में आप डुप्लीकेट रख सकते हैं क्योंकि आपका एंड गोल है क्वेरी की परफॉर्मेंस को बढ़ाना। ठीक है, तो इन दोनों को, ये दोनों कंसेप्ट्स को अब हम प्रैक्टिकल एग्जांपल के थ्रू देखेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ आए। चलिए प्रैक्टिकल एग्जांपल के लिए माइस्क्ल वर्कबेंच पे जाते हैं और सबसे पहले नॉर्मलाइजेशन के लिए मैंने यहाँ पे एक टेबल बनाई, तो कुछ टेबल्स बनाई हुई हैं, उनको लेके आते हैं और समझते हैं नॉर्मलाइज डेटा कैसा दिखता है। दोस्तों ई कॉमर्स वेबसाइट का या ऐप का अगर हम डेटाबेस बनाना हो तो उसके अंदर यूजर्स होंगे और उसके अंदर ऑर्डर्स होंगे। ठीक है, यूजर के अंदर मैंने लिखा है यूजर आईडी, यूजर नेम एंड ईमेल, एक यूजर को ये डिफाइन करता है। ऑर्डर्स के अंदर मैंने लिखा है ऑर्डर आईडी, यूजर आईडी, ऑर्डर डेट एंड टोटल अमाउंट। एंड देन उसके बाद ऑर्डर क्या है? जब आप लेट्स से आप किसी वेबसाइट पे जाते हैं, अमेजोन पे जाते हैं, आप कुछ ऑर्डर करते हैं, राइट, आप एक फ़ोन ऑर्डर करते हैं, तो उस ऑर्डर की आईडी क्या है, किस यूज़र ने उसको ऑर्डर किया, यूज़र आईडी, ऑर्डर डेट एंड टोटल अमाउंट। ठीक है, तो इसमें रखा हुआ प्लस मैंने क्या किया हुआ है यहाँ पे, मैंने इस यूज़र को यहाँ पे जो यूजर आईडी है उसके ऊपर एक फॉरेन की लगाई हुई है जो कि रेफर कर रही है यूजर्स टेबल के, इस टेबल के यूजर आईडी को। राइट, तो यूजर की इंफॉर्मेशन यहाँ पड़ी है और उसके ऑर्डर्स यहाँ पड़े। ठीक है, ये नॉर्मलाइज डेटा है। क्यों है अभी समझाता हूँ थोड़ी देर में। इस दोनों को मैं चलाता हूँ। अब ये दोनों टेबल्स मेरी बन गई। ओके, इसमें कुछ सैंपल डेटा डालता हूँ। तो इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों,
मैं यहाँ पे यूजर 3 यूजर डाल रहा हूँ, राम श्याम घनश्याम, 3 यूजर है हमारे पास, इन तीनों को मैं इंसर्ट करता हूँ। अब इसके अंदर क्या है दोस्तों, यूजर 1 राम ने 2 ऑर्डर करे हैं, ऑर्डर में एंट्री जारी है, यहाँ पे यूजर आईडी है सेकंड नंबर पे, और यूजर आईडी 1 2 बार है, यानी कि मैं ऑर्डर टेबल के अंदर 2 एंट्री डाल रहा हूँ सेम यूजर की, लेकिन उसका सिर्फ यूजर आईडी डाल रहा हूँ, उसकी बाकी इंफॉर्मेशन नहीं डाल रहा, बाकी इंफॉर्मेशन तो ऑलरेडी यूजर टेबल में पड़ी हुई है, राइट। सो इसके अंदर मैं अब ऑर्डर्स वाले को चलाता हूँ और इसको भी इंसर्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो अब जब मैं ऑर्डर्स को चलाता हूँ और देखता हूँ ऑर्डर्स मेरे पास आए नहीं है, तो कहता हूँ सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर्स अंडरस्कोर एन, इसको मैं चलाता हूँ, तो आप देखेंगे कि मेरे पास ऑर्डर्स टेबल में डेटा पड़ा है, और लेकिन मुझे पास पड़ा है कि टोटल अमाउंट कितना है, लेकिन जो यूजर है उसकी सिर्फ आईडी पड़ी है, ओके, यूजर का नेम नहीं पड़ा, ईमेल नहीं पड़ा, आईडी पड़ी। अगर मैं इसके अंदर यूजर का नेम और ईमेल भी डाल देता तो क्या होता, तो ये होता दोस्तों कि यूजर आईडी की जगह यहाँ पे आता नेम और ईमेल, और क्योंकि ये पहले 2 ऑर्डर सेम यूजर के हैं जो कि है राम, यूजर आईडी 1 क्या है राम, और यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो मैं राम को यहाँ भी लिखता और राम को यहाँ भी लिखता उसके नाम को, और उसके ईमेल को भी यहाँ लिखता और इसके ईमेल को सेकेंड ऑर्डर पे भी लिखता, तो मेरा जो नाम एंड ईमेल है वो डुप्लीकेट हो जाता, मैं ज्यादा जगह लेता, सारे ऑर्डर्स के ऊपर लगाता। अगर उस राम ने लेट्स से 100 ऑर्डर कर दिए, तो मैं 100 बार राम 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 हर एक उस पर लिखता और उसकी ईमेल को भी डुप्लीकेट करता। लेकिन अब मैंने क्या किया है, क्योंकि मैंने नॉर्मलाइज किया है डेटा को, मैंने क्या किया, मैंने यूजर की इंफॉर्मेशन उठा के यूजर टेबल में डाल दी, तो कॉमन चीजें यूजर टेबल में पहुंच गई, और उसको अब मैं रेफर कर रहा हूं यहाँ पे, जिसकी वजह से मैं सिर्फ आईडी को डुप्लीकेट कर रहा हूं, बाकी सारी इंफॉर्मेशन को डुप्लीकेट नहीं कर रहा हूं, बाकी सारी इंफॉर्मेशन एक ही बार यूजर टेबल के अंदर पड़ी, और उसकी आईडी को मैं बार बार यहाँ पे यूज कर रहा हूं, तो सिर्फ आईडी डुप्लीकेट हो रही है, पूरी की पूरी रो यूजर की डुप्लीकेट नहीं हो रही। ये है नॉर्मलाइज डेटा, क्योंकि आपने डेटा की डुप्लीकेसी कम कर दी है, बचा दी है, डिस्क की स्पेस भी बचा ली है, बिकॉज अगर आप हर लाइन पे हर ऑर्डर पे, राम ने अगर 100 ऑर्डर करे हैं और 100 बार आप उसका नाम लिख रहे हो, 100 बार उसकी ईमेल सेव कर रहे हो, तो ज्यादा जगह खा रहे हो। और यहाँ पे जब आप यूजर टेबल में रख रहे हो, तो आप एक ही बार नाम रख रहे हो, एक ही बार उसकी ईमेल रख रहे हो, तो इतनी जो है जगह नहीं यूज कर रहे, ठीक है। लेकिन अब इसमें क्या है दोस्तों, अगर मुझे देखना है कि किस यूजर ने कौन कौन से ऑर्डर करे हैं, उनका नाम क्या है, उनका ईमेल क्या है, तब मुझे ज्वाइन का यूज करना पड़ेगा। ओके, सो ज्वाइन कैसे लगाएंगे, अब मैं कहूंगा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर्स एंड इनर ज्वाइन, या यूजर से स्टार्ट करते हैं पहले, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स एंड इनर ज्वाइन ऑर्डर्स एंड लिखा मैंने, और इसको मैं यू लिख देता हूँ, इसको ओ लिख देता हूँ, और यहाँ पे लिखता हूँ मैं ऑन, इसको ऑन कर देते हैं। यू के अंदर जो यूजर आईडी है, कैसे लिखी है मैंने यूजर आईडी, ये लिखी है यूजर आईडी, यू के अंदर जो यूजर आईडी है वो बराबर है ओ के अंदर यूजर आईडी के। अब मैंने ज्वाइन लगा दिया, ज्वाइन पे मैंने वीडियो बनाया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और आपको ज्वाइंस के बारे में नहीं पता। अब जब मैं ये चलाता हूँ तो क्या होता है दोस्तों, अब मुझे ये दोनों टेबल्स का डेटा कंबाइन करके मिल गया, ठीक है, दोनों टेबल्स का डेटा मुझे कंबाइंड मिल गया, मुझे नाम मिल रहा है और ऑर्डर मिल रहा है, तो यहाँ पे यूजर आईडी 1 जो है, नाम भी 2 बार आ रहा है, और यहाँ पे ईमेल भी उसकी 2 बार आ रही है हर ऑर्डर के साथ, राइट। बट ये यू हुआ क्यों है, क्योंकि मैंने एक क्वेरी लगा के इन दोनों डेटा को कंबाइन किया, डिस्क पे ये एक ही बार ही पड़ा है राम, लेकिन यहाँ पे क्वेरी की वजह से मुझे दोबारा से ये दिख रहा है बार बार हर रो, तो ये क्वेरी क्या रीजन है कि मैं बार बार उस डेटा को हर रो के साथ देख पा रहा हूँ। इसकी जरूरत क्यों पड़ सकती है, इसकी जरूरत पड़ती है जब आपको लेट से आपको दिखाना है कहीं पे, एडमिन को दिखाना है कि कौन से यूजर ने कौन सा ऑर्डर करा है, और वहाँ पे सारे ऑर्डर्स दिखाने हैं, तब आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एक फ्लैट एक टेबल के अंदर आप यूआई के ऊपर एडमिन को दिखा सकते हैं या बैकएंड टीम को दिखा सकते हैं कि कौन कौन से ऑर्डर्स आ रहे हैं और किस यूजर ने उसको करा है, राइट। सो इस वजह से आपको ज्वाइन करना पड़ा, आपको यूजर निकालने पड़े, और आपने वहां से डेटा निकाल के अपने एडमिन को बैकएंड टीम को दिखा दिया, ओके।
तो ये तो हो गया ज्वाइन। अब इसका ड्रॉबैक क्या है? देखो, इसका ड्रॉबैक ये है दोस्तों, क्योंकि हमने ज्वाइन लगाना पड़ा। ज्वाइन एक हैवी ऑपरेशन है, ठीक है। ज्वाइन क्या करता है? पहली टेबल का डेटा लेता है और फिर दूसरी टेबल का डेटा लेता है, फिर मैचिंग करता है। किस कंसेप्ट पे? इस पे कि इसकी यूजर आईडी उधर कौन सी यूजर आईडी है, तो वन को वन से मैच करो, वन फाइंड करो दूसरी टेबल में, राइट। तो कैसे गया वो? पहले वो गया यूजर टेबल के यूजर आईडी पे, और फिर उस ऑर्डर टेबल पे गया और फाइंड करा कहाँ कहाँ पे वन वन है, राइट। फिर उसको मैच करके जोड़ के फिर बनाई उसने टेबल, राइट। तो एक कंप्यूटेशन लग रही है कि यहाँ से यूजर आईडी लो और ऑर्डर टेबल में उसको फाइंड करो, फिर और हर यूजर आईडी के लिए ये करो, राइट। तो ये एक कैलकुलेशन आपके डेटाबेस को करनी पड़ रही है। जब आपके पास कम रोज है, जैसे मेरे पास कम रोज है, तो इसमें इतना टाइम नहीं लगता, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इसको रखिए, इस तरीके से सब कुछ सही चलेगा। लेकिन अगर आपका डेटा लाखों करोड़ों यूजर्स तक पहुंच जाता है, तब ये क्वेरी स्लो होनी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तब आपकी ये जॉइन जो है ना, क्योंकि इतने सारे रोज पे इतने सारे कैलकुलेशंस करने पड़ेंगे, तो ये क्वेरी स्लो होती चली जाएगी जैसे डेटा बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि माइस्क्ल को, डेटाबेस को और कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी और कंपैरिजन करने पड़ेंगे। हर 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख यूजर्स के ऑर्डर्स को मैच करना पड़ेगा। तब आप पहली चीज क्या करोगे उसको फास्ट करने के लिए? आप इंडेक्स लगाओगे। इंडेक्स पे मैंने वीडियोस बनाए हुए हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इंडेक्स बनाओगे, इंडेक्स से आपको थोड़े टाइम के लिए आपका डेटा फास्ट हो जाएगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। जब आपका इंडेक्स के बावजूद भी स्लो होना स्टार्ट हो जाए, ये तब होगा जब आप लाखों करोड़ों में पहुंच जाएंगे। तब आपको डीनॉर्मलाइजेशन कंसेप्ट में आना पड़ेगा, क्योंकि तब आप चाहेंगे कि आपका कोई भी ज्वाइन ना लगे, आपकी क्वेरी बगैर ज्वाइन के चले। ऐसे केस में आपको डेटा को डुप्लीकेट करके एक ही टेबल में रखना पड़ेगा। कैसे बनेगा? उसके लिए मैंने एक टेबल बना के रखी हुई है, उसको दिखाता हूं मैं आपको। उसमें आप एक नई टेबल बनाएंगे। जब आप उस तक पहुंच जाएंगे, उस जब आपके पास लाखों करोड़ों रोज हैं और आपके जॉइन आपने इंडेक्स भी लगा लिया है, लेकिन फिर भी डेटा स्लो है, आपकी क्वेरी स्लो आ रही है, तब आप इस कंसेप्ट का यूज करेंगे। याद रखना, स्टार्टिंग से मत करना है इस चीज किसी कोई, अदरवाइज आप ओवर इंजीनियरिंग कर देंगे। तो स्टार्टिंग में इसकी जरूरत नहीं है। पहले नॉर्मली चलाइए, फिर इंडेक्स चलाइए। जब इंडेक्स भी स्लो होने लग जाए, तब डीनॉर्मलाइजेशन का सोचिएगा। अब इसके अंदर मैंने यूजर ऑर्डर डीनॉर्मलाइज टेबल बनाई है। इसमें मैंने क्या कर रखा है? मैंने इस टेबल के अंदर ही ऑर्डर की डिटेल्स भी डाली हुई हैं, यूजर की डिटेल्स भी डाली, ठीक है। तो जो ये आउटपुट रखा हुआ है यहाँ पे, ये मैंने उठा के इसी की टेबल डाली। अब मैं क्या करूंगा दोस्तों? अब मैं इस टेबल के अंदर, इस टेबल को बनाते हैं पहले, इस टेबल के अंदर अपने डेटा को डाल दूंगा, ठीक है। मैं तो जो मैंने सॉरी जो मैंने वहां पे ज्वाइन लगाया ना, यूजर्स और ऑर्डर का, उसको मैं यूज करके इस डेटा को मैं इंसर्ट कर दूंगा यूजर ऑर्डर्स डीनॉर्मलाइज्ड के अंदर, ठीक है। जब मैं इसको इंसर्ट करूंगा, देन ये सारी रोज उस टेबल के अंदर आ जाएंगी, यूजर ऑर्डर डीनॉर्मलाइज्ड। अब जब मैं इस टेबल को चलाऊंगा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर ऑर्डर डीनॉर्मलाइज्ड, इसके अंदर वो जो ज्वाइन से मुझे डेटा मिला था, अब बगैर ज्वाइन के मिल रहा है, क्योंकि मैंने उस डेटा को जिस स्ट्रक्चर में मुझे चाहिए था, उस स्ट्रक्चर में पहले से ही रख दिया है, तो मुझे ज्वाइन लगाने की जरूरत नहीं है। तो मेरा ज्वाइन बच गया। ज्वाइन बच गया तो मेरी क्वेरी फास्ट हो गई। अब मेरी क्वेरी तो फास्ट हो गई, लेकिन मेरे को डिसएडवांटेज क्या मिला इस चीज में? मेरा नुकसान क्या हुआ? अब मैं राम को 2 बार रख रहा हूँ, उसकी ईमेल को भी 2 बार डिस्क पे रख रहा हूँ, राइट। लेकिन मेरी क्वेरी तो फास्ट हो गई, डिस्क ज्यादा लगी, राइट। अब इसमें एक चीज समझने की है दोस्तों, डिस्क एक बहुत ही हार्डवेयर के में अगर देखें तो डिस्क जो है आजकल बड़ी ही सस्ती मिलती है एज कंपेयर टू कंप्यूटिंग पावर, प्रोसेसर या रैम के, राइट। तो आप डिस्क बढ़ा के अगर अपनी कंप्यूटिंग पावर को कम कर दें, तो उसमें आप हार्डवेयर में आपको सस्ता काम मिल सकता है, राइट। तो इस कंसेप्ट के ऊपर डीनॉर्मलाइजेशन चलती है कि आप डुप्लीकेट डेटा रख लें, क्वेरी को फास्ट कर लें, ठीक है। तो उस कंसेप्ट पे ये चीज बनी हुई है। तो दोनों के अपने नुकसान और फायदे हैं। यूजुअली क्या किया जाता है कि आप नॉर्मलाइज डेटा रखते हैं, और जिन जिन क्वेरीज को आपने फास्ट करना है उन्हीं को ही डीनॉर्मलाइज करते हैं, ठीक है। तो दोनों टेबल्स पड़ी होती हैं, यूजर टेबल पड़ी है
ऑर्डर की टेबल भी पड़ी हुई है जहाँ पे नॉर्मल डेटा जा रहा है, और फिर पीरियोडिकली लेट्स से हर 2 घंटे बाद, 4 घंटे बाद, 6 घंटे बाद आप एक कोड चलाते हैं जो डेटा को यूजर ऑर्डर पे ज्वाइन करके मिला के डीनॉर्मलाइज में डाल देता है, उसको अपडेट करता रहता है, उसको फ्रेश रखता है। तो थोड़ा सा डिले रहता है इसके अंदर, लेकिन क्वेरीज फास्ट हो जाती है। ये कंसेप्ट है। आई होप ये क्लियर होगा। ये कंसेप्ट अगेन तभी यूज कीजिएगा इस कंसेप्ट को जब आपके पास बहुत ज़्यादा डेटा है, आपने इंडेक्सेस भी लगा लिए हैं और वो भी स्लो है, तब आप इस पे जाइएगा। इससे पहले ओवर इंजीनियरिंग हो जाएगी अगर आप ये करते हैं। तो एडवांटेजेस क्या है नॉर्मलाइज स्ट्रक्चर के? डुप्लीकेसी नहीं है डेटा की। मिनिमाइज अपडेट एनॉमलीज, अब ये बहुत जरूरी है समझना। जब मैंने डेटा को डीनॉर्मलाइज करके रखा, मैंने राम को डुप्लीकेट रखा, उसकी ईमेल को भी डुप्लीकेट रखा। अगर अब राम ने अपनी ईमेल चेंज करना चाहता है, राम कहता है मेरी ईमेल ram@example.com नहीं है, ram@gmail.com है, डीनॉर्मलाइज में मुझे उसकी सारी रोज को अपडेट करना पड़ेगा। अगर 100 ऑर्डर्स हैं तो 100 रो अपडेट करना। नॉर्मलाइज्ड में क्योंकि डाटा एक ही जगह पड़ा हुआ है, मुझे एक ही जगह उसको अपडेट करना पड़ेगा, राइट? तो नॉर्मलाइजेशन का फायदा ये है कि आप अब जब अपडेट करने जाते हैं तो आप एक ही जगह पे अपडेट करते हैं, जिसकी वजह से गलती होने के चांसेस कम हो जाते हैं। लेकिन आपका वही डेटा अगर 100 जगह पड़ा है और अपडेट करना है, तो ऐसे में चांसेस ज़्यादा है गलती होने की, या कहीं अपडेट हो गया कहीं नहीं हुआ। तो ये नॉर्मलाइज का फायदा है कि आपका डेटा एक जगह पड़ा होता है, वहीं पर ही अपडेट कर। इसकी वजह से डेटा की इंटीग्रिटी बनी रहती है, राइट? ऐसा नहीं है कहीं पे ram@example.com पड़ा है, कहीं पे ram@gmail.com पड़ा है, तो ये नहीं हो पाएगा इसके अंदर। ड्रॉबैक क्या है? क्वेरी जो है स्लो होती चली जाती है जैसे डेटा बढ़ता रहता है। अभी तो ये तो मैंने आपको कंसेप्ट दिया है ऑर्डर यूजर एंड ऑर्डर का। इमेजिन करो आपके पास एक और टेबल है ऑर्डर आइटम। ऑर्डर आइटम में क्या जाएगा? जो जो आइटम आप ऑर्डर कर रहे हैं, जैसे कि आपने फ़ोन लिया, स्क्रीन कवर लिया, फिर आपने हेडफोन लिए, 3 ऑर्डर आइटम हो गए एक ऑर्डर के अंदर। तो 3 टेबल हो गए, यूजर, ऑर्डर, ऑर्डर आइटम, 3 टेबल का ज्वाइन लगेगा, राइट? और ऐसे ही और टेबल्स बढ़ाते जाओ तो और ज्वाइन बढ़ते चले जाते हैं। तो ऐसे केसेस में जब आप नॉर्मलाइजेशन का इस्तेमाल करते हैं और ज़्यादा टेबल्स बनाते हैं, उस केस में जॉइन जो है और कॉम्प्लिकेटेड होता जाता है, क्वेरी और स्लो होती चली जाती है। और यही चीज़ परफॉर्मेंस ओवरहेड आता है जॉइंस की वजह से। एडवांटेज ऑफ डीनॉर्मलाइज स्ट्रक्चर, अब डीनॉर्मलाइज करते हैं उसका क्या एडवांटेज है? ऑफकोर्स आपको क्वेरी परफॉर्मेंस मिलती है, कोई ज्वाइन ही नहीं है। ज्वाइन नहीं है तो डेटा फास्ट निकल आएगा बाहर। आपके डेटाबेस इंजन को सोचने की जरूरत नहीं है, डिस से पढ़ा सीधा दे दिया। सिंप्लीफाई क्वेरी है, एक ही क्वेरी है, यहाँ पे मैंने एक क्वेरी लिखी है, यहाँ पे ये क्वेरी जो है बहुत ही सिंपल है, एक टेबल से डेटा निकल रहा है बस। इंस्टेड दूसरी क्वेरी के जहाँ पे ज्वाइन लग रहा था, ये तो 2 टेबल है, अगर 10 टेबल होती तो 10 ज्वाइन होते। यहाँ पे एक ही टेबल है। फास्टर डेटा रिट्रीवल, क्वेरी में ज्वाइन नहीं है, सीधा सीधा उठाना है डेटा, अपने आप ही फास्ट हो जाएगा डेटा। ड्रॉबैक्स क्या है? अगेन डिस्प्ले ज़्यादा लग रही है, राइट? आप बार बार एक ही चीज़ को लिख रहे हैं। डेटा इनकन्सिस्टेंसी का रिस्क है, कहीं पे ram@example.com पड़ा है, कहीं पे ram@gmail.com पड़ा है, तो एक रिस्क है, आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा हर जगह अच्छे से अपडेट करो आप डेटा को। अगेन कॉम्प्लेक्सिटी इन डेटा मेंटेनेंस, सेम चीज़ है, इनकन्सिस्टेंट डेटा, डेटा जो है मेंटेन करना कि सेम रहे हर जगह पे, इसमें एक कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है। एंड दैट इज़ इट दोस्तों। इस वीडियो में मैंने इसके अंदर आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के थ्रू समझाया है कैसे होता है। इसमें जो नॉर्मलाइजेशन की फॉर्म्स होती हैं, जो एग्जाम्स में पूछी जाती हैं, मैं उनको कवर नहीं कर रहा। मैं सिर्फ वही चीज़ कवर कर रहा हूँ जो प्रैक्टिकली यूज़ में आती है और किस तरीके से इसको सोचा जाता है। इसके अंदर एक लास्ट चीज़ मैं आपको बताऊंगा। एक और टेबल का स्ट्रक्चर आप सोच सकते हैं यहाँ पे। जैसे कि ये तो एक स्ट्रक्चर हो गया कि हमने यूज़र और उसको ऑर्डर रख दी। एक स्ट्रक्चर जो मैं आपको और दिखाना चाहता था वो ये है कि लेट्स से यहाँ पे राम के 2 ऑर्डर हैं। इसको आप थोड़ा सा और ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। आप उसको ऐसे कर सकते हैं कि आप ऑर्डर 1, ऑर्डर 2, ऑर्डर 3 सारे एक ही रो में रख सकते हैं। ये भी एक तरीका है। तो जब भी आप डीनॉर्मलाइज करने जा रहे हैं, आपको सबसे पहले ये सोचना है कि मुझे एंड का आउटपुट क्या चाहिए। क्या मुझे एक रो में ही सारे ऑर्डर्स चाहिए, या फिर अलग अलग रो में ऑर्डर्स चाहिए? अलग अलग रो में ऑर्डर्स चाहिए तो ये वाला कंसेप्ट सही है। अगर एक ही रो में चाहिए तो मैंने क्या किया है, ऑर्डर 1 के अपने कॉलम है, ऑर्डर 2 के अपने कॉलम है, ऑर्डर 3 के अपने कॉलम है। तो इस केस का डिसएडवांटेज क्या है कि अगर चौथा ऑर्डर आ गया तो कॉलम कोई है ही नहीं।
तो ये डिसएडवांटेज है। बट अगर आपको पता है कि यूजर का एक ही ऑर्डर होता है, दो ही ऑर्डर होते हैं हमेशा, अगर आपका ये सिनेरियो है तब आप ऐसे रख सकते हैं। तो डिपेंड करता है, स्ट्रक्चर कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आपको ये देखना है हमेशा कि मेरा एंड गोल क्या है, मुझे क्या क्वेरी, किस क्वेरी को फास्ट करना है और उसका आउटपुट क्या है, और वही स्ट्रक्चर आपने बना देना है फिर। ठीक है। तो डीनॉर्मलाइजेशन को हमेशा आपने जो इसका स्टार्टिंग पॉइंट होगा ना, वो ये होगा कि आपको एंड गोल क्या चाहिए, एंड रिजल्ट क्या होगा, एंड स्ट्रक्चर क्या होगा, उस स्ट्रक्चर का ही आपको टेबल बनाना है। ये याद रखना बस, तभी आपकी डिनॉर्मलाइजेशन सही तरीके से होगी। दैट इज इट दोस्तों, आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर होगा। एंड इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते।